So today we are going to continue with the chapter number 8 binomial theorem of class 11 और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है जनरल टर्म एंड मिडल टर्म. करेक्ट. दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. बिफोर वी गेट टू नो के व्हाट इज जनरल टर्म, सबसे पहले एक काम करते हैं. जो हमारा एक्सपांशन है ना a प्लस बी होल रेस टू एन, वो पहले एक बार लिख लेते हैं. तो क्या है वो a प्लस बी होल रेस टू एन इज एन सी जीरो ए रेस टू एन प्लस एन सी वन ए रेस टू एन माइनस वन प्लस इंटू बी प्लस एन सी टू ए रेस टू एन माइनस टू बी स्क्वायर टिल एन सी एन बी रेस टू एन. करेक्ट. Now, when we call something as a general term, what do we mean by general term? That means that if you put any value, you can get immediately that particular term. It is not something necessary that you have to expand whole a plus b raised to n. You can just simply find the particular term directly with the help of a general term. तो हम एक ऐसी इक्वेशन या एक फॉर्मूला डेवलप करने वाले हैं कि जिसकी मदद से मैं इस एक्सपांशन में कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना चाहूं तो वो मुझे मिल जाएंगे. लेकिन वो करेंगे कैसे, तो कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है. करेक्ट. सबसे पहले ध्यान दो कि ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी. दिस विल बी अवर फर्स्ट टर्म, दिस विल बी अवर सेकेंड टर्म, दिस इज अवर थर्ड टर्म एंड सो ऑन टिल दिस इज अवर लास्ट टर्म. ये हमारी लास्ट टर्म. करेक्ट. अब पैटर्न जो है वो क्या समझनी है कि whenever it is a third term, the power of b जो है वो 2 है. थर्ड टर्म में पावर ऑफ b क्या है? 2 है. सेकेंड टर्म में पावर ऑफ b क्या है? 1 है. फर्स्ट टर्म में पावर ऑफ b क्या है? 0 है. यानी कि whatever will be my term, जो भी टर्म मैं फाइंड कर रहा हूं, सपोज आई एम गोइंग टू फाइंड फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म. करेक्ट. तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे लिए r की वैल्यू जो है वो एक वैल्यू कम होगी. पावर जो होगा बी का वो एक वैल्यू कम होगा. तो सपोज हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं r प्लस वंथ टर्म, है ना. तो अगर r प्लस वंथ टर्म है तो b का पावर क्या होना चाहिए? r विच इज लेसर देन 1 प्लस जो भी पावर होता है b का वही वैल्यू आपके NCR में आती है. तो NCR b रेस टू r. करेक्ट. और दूसरा एक और कंसेप्ट क्या लगता है कि आपके a और b के मिलके पावर सेम होना चाहिए. तो ये हो जाएगा a रेस टू n माइनस r. अब देखो पावर का एडिशन करोगे तो आपको n मिलेगा विच इज नथिंग बट योर इंडेक्स. करेक्ट. तो ये है आपकी जनरल टर्म. दिस इज जनरल टर्म. करेक्ट. ये समवट सिमिलर लगेगी आपको टू दिस पर्टिकुलर सिंबल. कौन सा वाला? a प्लस बी रेस टू n summation of r equals to 0 to n NCR a raised to n minus r into b raised to r. ये आपके इस एक्सपेंशन का समेशन फॉर्म है. कौन सा फॉर्म है? समेशन फॉर्म. करेक्ट. और ये आपके इस एक्सपेंशन की जनरल टर्म है. सो अगर मुझे सपोज फाइंड करनी है सिक्स्थ टर्म. करेक्ट. इफ आई वांट टू फाइंड सिक्स्थ टर्म तो हाउ आई विल राइट? 5 प्लस 1 6 होगा. So I can understand कि r मेरे लिए क्या हो गया? 5. So it will become NC5 a raised to n minus 5 into b raised to 5. अब अगर मुझे इंडेक्स n पता होगा तो वो भी हम रिप्लेस कर लेंगे and we can easily get to the formula. Correct. So this is what general term is. एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई डिफिकल्टी नहीं है. इसी तरह से हम ये जनरल टर्म को याद रखेंगे. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. क्यों? तो कि जनरल टर्म इज नॉट ओनली टू गेट टू नो इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन के जनरल टर्म ये मिलेगी. टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ अ मिडल टर्म ऑल्सो वी नीड टू नो व्हाट इज जनरल टर्म. अदरवाइज हमें जनरल टर्म नहीं, मतलब मिडल टर्म भी नहीं मिलेगी. करेक्ट. सो बिफोर दैट वी हम जाते हैं मिडल टर्म पे. लेकिन उससे पहले एक काम करो, आप पॉज कर लो वीडियो और नोट दिस डाउन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिडल टर्म. तो मिडल टर्म फाइंड करने के हमारे पास एक्चुअल में दो तरीके हैं. फर्स्ट लेट्स से केस कंसीडर करते हैं व्हेन n इज इवन. अब हमें पता है कि अगर किसी भी एक्सपांशन में अगर a प्लस बी रेस टू n है, जिसमें अगर आपका एक्सपांशन का इंडेक्स a प्लस बी रेस टू n का इंडेक्स जो है वो अगर इवन हो, है ना, अगर वो कोई भी नंबर हो, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मिलेगी? एक ज्यादा. यानी कि अगर मेरे पास n जो है वो इवन है तो
तो कैन वी से कि देन n+1 विल बी नंबर ऑफ टर्म्स, इतनी मुझे नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी, यानी कि n+1 जो है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी ऑड, क्योंकि n इवन है तो उसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो ऑड बन जाएगा। नाउ व्हेन वी हैव नंबर ऑफ टर्म्स ऑड, तो मिडल टर्म कौन सी होगी, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मिडल टर्म कौन सी होगी, तो कि भाई मिडल टर्म विल बी n+1 plus 1/2, correct? Can we write this like n/2 plus 1th middle term, है ना, ये आपकी मिडल टर्म मिलेगी। लेट्स चेक विद द एग्जांपल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज वी हैव x + 2y�8, है ना। अब देखो हमने क्या कहा, इंडेक्स इवन होना चाहिए। इंडेक्स इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, ऑड, यानी कि 9 इफ इंडेक्स इज 8। तो इसके हिसाब से मुझे मिडल टर्म कौन सी मिलेगी, पहले तो ये चेक करेंगे कि मिडल टर्म होगी कौन सी। तो मिडल टर्म इज कौन सी फॉर्मूला, n/2 plus 1, यानी कि 8/2 4 plus 1 दैट इज 5th टर्म। अब ध्यान से, अगर मिडल टर्म 5th है तो लिखेंगे कैसे, तो क्या t4 plus 1, क्या लिखेंगे, t4 plus 1, आई जस्ट टोल्ड यू, है ना। तो n भी पता है कितना है, 8 है, तो 8c4 a⁻8-4 इंटू b⁻4। अब जिसमें मुझे a और b पता है, ये रहा x और 2y, सो दिस विल बिकम, ये 5th टर्म हम यहां से हटा के यहां पे लिख देते हैं, दैट इज 5th टर्म। तो इसके हिसाब से हमें क्या मिलेगा, 8c4 a की जगह पे x⁻4 और b की जगह पे 2y⁻4। इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। डोंट वरी, ऐसा नहीं कि यहीं पे छोड़ देंगे कि भाई ऐसे ही। तो 8c4 हम फाइंड कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट, बट इट इज नॉट नीडेड राइट नाउ। आपको अभी बस इतना समझना है कि मिडिल टर्म कैसे आ रही है, कब, जब आपको n इवन बोला हो तब, करेक्ट। अब अगर मान लो n चेंज करके ऑड कर दिया तो, है ना। अब अगर हमने n की वैल्यू इवन की जगह पे ऑड ले ली तो फिर क्या होगा, तो क्या हल्का सा चेंज, अगर n इवन है, सॉरी n अब ऑड है, तो n+1 विल बी इवन, यानी कि मेरे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स आएगी वो इवन। और जब भी नंबर ऑफ टर्म्स इवन आती है, हमने ऐसा स्टेटिस्टिक्स में भी किया हुआ है कि जब भी नंबर ऑफ टर्म्स इवन आती है तो हमें 2 मिडल टर्म मिलती है। कैसे, तो कि एक n+1/2, करेक्ट, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, n+1/2 लिखा है क्योंकि n+1 इवन होगा तो वो इजीली मिल जाएगा। और दूसरी होती है n+1/2 + 1, ये होती है दूसरी। अगर आप इसको चाहो तो जैसे ये लिखा है n+1/2, वैसे इसे आप लिख सकते हो n+3/2, 1 एंड ऑल सेम होगा, करेक्ट। सो दीज आर द 2 मिडल टर्म्स। सो अगर हमारा इंडेक्स ऑड तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन, और नंबर ऑफ टर्म्स इवन तो 2 मिलेंगे। जस्ट थिंक लाइक दिस ना, 1 से 10 नंबर्स है ना, डिजिट 10 है, टर्म्स 10 है, और 10 टर्म्स है तो 5 और 6 विल बी द मिडल वन, उस हिसाब से, करेक्ट। इसे समझने के लिए भी हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, विच इज समथिंग लाइक दिस, 2x - y⁻7, करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंगली मिडल टर्म कौन सी आएगी, मिडल टर्म्स, है ना। पहले तो n की वैल्यू 7, सो 7 + 1/2, और दूसरे में 7 + 3/2। आई वेंट विथ दिस वन रादर देन दिस। 8/2 4th एंड 10/2 5th, 2 मिडल टर्म मिली, 4th और 5th। और अगर आपको ऐसा बोले कि इनकी टर्म्स फाइंड करो विथ दिस वन, तो आप कैसे फाइंड करोगे, 4th है मतलब 3 + 1, सो n7 CR3 a, यानी कि 2x⁻7 - 3 इंटू -y⁻3, ऐसे फाइंड करेंगे। उसी तरह से अगर 5th टर्म फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे, तो कि भाई 4 + 1 7c4 a, यानी कि 2x⁻7 - 4 और -y⁻4। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन विल बी लाइक दिस, 7 - 4 3 और -y⁻4।
यहाँ पे माइनस वाई का क्यूब, तो ये नेगेटिव होगा, बल्कि वो नेगेटिव नहीं होगा बिकॉज ऑड, अरे पावर में इवन है तो पॉजिटिव आएगा। वी नो ना कि अगर बीच में माइनस होता है तो प्लस माइनस करके एडजस्ट करेगा। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द मिडल टर्म व्हेन n इज ऑड। दो तरीके देखे हमने, करेक्ट। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कुछ और एक अलग तरीके से समझने की ट्राई करते हैं। बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ सपोज आपके पास कुछ इस तरह से दिया है x प्लस 1/x रेज टू 2n और बोला है कि इसकी मिडल टर्म फाइंड करो। अब 2n, whenever we look something like this, I can easily say कि इवन है। अगर 2n इवन है इसका मतलब 2n प्लस 1 ऑड हो जाएगा, सीधी सी बात है ना, क्योंकि 2n इवन तो 2n प्लस 1 ऑड। अब इसकी मिडल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो कि भाई मिडल टर्म विल बी, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती है तो एक ही मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो 2n प्लस 1 प्लस 1/2 है ना, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 2n/2 प्लस 1, करेक्ट। तो यहां से क्या मिलेगा आपको n प्लस 1, देखो यहां से भी n प्लस 1 मिल रहा है, यानी कि आपकी मिडल टर्म n प्लस 1 है। देखो हम कैसे लिखते थे t5 है ना, इसका मतलब t4 प्लस 1, करेक्ट। तो वैसे यहाँ पे tn प्लस 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे n 2nc, r की वैल्यू क्या आएगी n, ये कंपेयर करने के लिए ही बताया है, देखो इस तरह से इंटू x रेज टू 2n माइनस n और ये 1/x। अब इसका पावर क्या आएगा, सिंपली n। अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे 2ncn x रेज टू n इंटू 1/x रेज टू n, तो ये दोनों तो कट हो गए, तो कितना बचा 2ncn, विच आई कैन से विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, विच इज आई कैन से इंडिपेंडेंट ऑफ x। मतलब कई बार हमें इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइंड द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, है ना। तो क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ x होने का मतलब क्या होगा कि x का पावर 0 हो जाना। आर यू गेटिंग मी? तो आपको अगर इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करने बोला हो तो आप जब जनरल एक्सपांशन लिखोगे तो जनरल एक्सपांशन में आपको क्या टारगेट करना है कि x का जो पावर है वो 0 ले लेना है, करेक्ट। और उसे जैसे ही 0 लोगे आपको n या r जो भी अननोन होगा वो मिल जाएगा, जिससे आपको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म मिलेगी, जहां पे आपका x के बिना वाला टर्म मिलेगा, विच मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ x। आर यू गेटिंग इट? इस पर्टिकुलर के अंदर इतना ही कंसेप्ट है, जनरल और मिडल टर्म के अंदर दिस इज व्हाट वी हैव। अब ये यूटिलाइज कहाँ करते हैं, तो समटाइम्स टू फाइंड द कोएफिशिएंट्स, समटाइम्स टू फाइंड समथिंग लाइक दिस। जैसे हमने देखा कि प्रीवियस प्रॉब्लम में हम सॉल्व करते हैं तो कि x का पावर ये मिलता है, y का पावर इतना मिलता है, और क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ समथिंग रेज टू समथिंग इनटू समथिंग रेज टू समथिंग। तो इसका मतलब कि आप क्या फाइंड कर रहे हो, ये फाइंड कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट। इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, इसका नाम है बाइनोमियल कोएफिशिएंट, करेक्ट। वी ऑलरेडी नो दिस। So whenever question says find the coefficient of x raised to 2 into y raised to 3, तो इसका मतलब हमें वहां पे y का पावर 3 चाहिए, तो समझ जाएंगे r की वैल्यू 3 लेनी है, उसकी मदद से हमें पता चलेगा कि कोएफिशिएंट क्या है। डोंट वरी, ये जितनी भी एप्लीकेशंस हमने सीखी है ये सारी हम अभी प्रॉब्लम्स में अप्लाई करेंगे, करेक्ट। बट बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग फ्यू एग्जांपल्स, आई वांट यू टू पॉज डाउन दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड नोट इट डाउन। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट एग्जांपल नंबर 5 of your textbook, correct. Find A if 17th and 18th term, 17th and 18th term of the expansion 2 plus A raised to 50 are equal। यानी कि ये दोनों टर्म हमारी कैसी है, 17 और 18 टर्म ऑफ दिस एक्सपांशन आर इक्वल, करेक्ट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, how are we supposed to solve this kind of a problem? तो क्या देखो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको ऑलरेडी जनरल टर्म पता है। द जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन इज tr plus 1 is equals to ncr a raised to n minus r into b raised to r। इफ आई नो दिस जनरल टर्म, मेरे लिए बाकी का काम कोई भी डिफिकल्ट नहीं है।
व्हाट आई हैव टू डू इज, मुझे सिंपली 17 फाइंड करना है. 17 यानी कि 16 प्लस 1 है ना. सो लेट्स से कि कुछ ऐसा लिखते हैं कि फॉर द 17th टर्म r विल बी 16, मेरी तरफ से ये करेक्ट. कैसे, तो कि भाई t 16 प्लस 1 इक्वल्स टू n कितना होगा 50c 16, a की वैल्यू यानी कि पहला टर्म 2 रेस टू 50 माइनस 16 इंटू b यानी कि a रेस टू r यानी कि 16 करेक्ट. सिमिलरली फॉर द 18th टर्म r इक्वल्स टू 17 करेक्ट. अगर आप इसको डिटेल में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि r प्लस 1 18 होगा, टर्म 18 है तो है ना, इसका मतलब r 17 ऐसे. बट इट डजंट मैटर, वो एकदम सिंपल सी बात है. सो 17 प्लस 1 50c 17 2 रेस टू 50 माइनस 17 इंटू a रेस टू 17. लेट मी सिंप्लीफाई दिस अ बिट. 50c 16, 50 में से 16 गए तो 40 34, 2 रेस टू 34 और यहाँ पे a रेस टू 16. सिमिलरली यहाँ पे 50c 17, 2 रेस टू 33 और a रेस टू 17. लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इस एक्सपांशन के जो 17 और 18th टर्म है वो कैसे है, इक्वल है. अब अगर वो इक्वल है तो क्या कहेंगे, गिवन दैट या वी हैव क्या है t17 इक्वल्स टू t18. सिंपल से दोनों को इक्वेट कर दो. 50c 16 2 रेस टू 34 a रेस टू 16 50c 17 2 रेस टू 33 इंटू a रेस टू 17. यहाँ पे एक a सॉरी यहाँ पे एक 2 का पावर ज्यादा है, यहाँ पे एक a ज्यादा है, तो ये कट होके यहाँ पे 1 2 बचा और ये 16 यहाँ से कट होके a बचा. तो हमारे पास बचा कितना है पता है, a इक्वल्स टू 2 टाइम्स 50c 16 डिवाइडेड बाय 50c 17. जैसे ये मुझे पता चल गया, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे इनका सिंप्लीफिकेशन. कैसे करेंगे, तो कि a इक्वल्स टू 2 टाइम्स 50c 16 यानी कि 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 16 और 50 में से 16 जाएंगे तो 34 होल डिवाइड बाय. अब होल डिवाइड को ना मैं रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देता हूं करेक्ट, तो क्या जगह थोड़ी कम यूटिलाइज होगी. डिवाइड बाय 50, ये 17 और ये 33. सो 2 50 50 तो कट हो गए. अब देखो हमें पता है कि नंबर हमेशा बड़े से छोटा होता है, n से n माइनस 1, तो 17 से 16 होगा. 17 इंटू 16 इंटू 33 एज इट इज और नीचे 16 और 34 से 33 होगा. तो ये दोनों कट, ये दोनों कट. 17 2 जा 34 और ये भी 34, तो ये हो गया 1. यानी कि आई गॉट a इक्वल्स टू 1. a की वैल्यू क्या मिली मुझे 1. आर यू गेटिंग. देखो कुछ नया नहीं कर रहे, सिंपल सी जनरल टर्म मिडिल टर्म अगर हमें आएगा ना तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है. हमने जनरल टर्म का प्रॉब्लम सिंपल वे में खत्म किया है, बस इतना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं. करेक्ट. यू कैन पॉज द वीडियो and note it down. Now let's have a look at example number 6. क्या दिया हुआ है, show that middle term in the expansion of 1 plus x raised to 2n is 1 into 3 into 5 into 2n minus 1 divided by n factorial into 2 raised to n into x raised to n. Make sure कि आपकी टेक्स्ट बुक में वहां पे जो है 2n लिखा है वो 2 raised to n आएगा. I'll show you कैसे आएगा, don't worry. When n is a positive integer है ना. हमें क्या बताना है, मिडल टर्म ऐसी मिलनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है. कोई बात. सबसे पहले अगर 1 प्लस एक्स रेस टू 2n है, इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि s 2n इज इवन, देन द मिडल टर्म इज, मिडल टर्म क्या आएगी, तो आई कैन से 2n by 2 plus 1 दैट इज n प्लस 1 टर्म. करेक्ट. और इससे tn प्लस 1 फाइंड करना है, ये पता चल गया. वही तो टर्म ढूंढनी है ना मिडल टर्म. सिंपल. अगेन ये होगा 2ncn, बिकॉज मिडल टर्म अगर n प्लस 1 है तो r की वैल्यू से एक छोटी होती है n. 1 रेस टू 2n माइनस n और x रेस टू n.
सो ये हो गया सिंपल सा 2ncn, ये चला गया x रेस टू n। इसे अगर आप एक्सपांड करो तो 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n, और मैं प्रीफर करता हूँ इसको ब्रैकेट में रखना इंटू x रेस टू n, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसा होता है ना कि n फैक्टोरियल कट कर देते हैं और बोलते हैं सर आंसर नहीं आ रहा। नहीं आएगा बिकॉज यू आर नॉट कंसिडरिंग द थिंग प्रॉपरली। 2n फैक्टोरियल, अब 2n फैक्टोरियल अगर आप लिखो तो क्या होगा, 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 से लेके 3 to 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल x रेस टू n। अब इसे ना सीधा कर लेते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 से लेके 2n माइनस 2, 2n माइनस 1 और 2n, और डिवाइड में रखते हैं n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू x रेस टू n। अब जैसे ही आपको दिखेगा क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन में ये दिख रहा है कि 1 इंटू 3 इंटू 5 से लेके 2n माइनस 1, यानी कि सारी ऑड टर्म है। 1 इंटू 3 इंटू 5 से लेके 2n माइनस 1 एक साथ जमा कर दी, तो दूसरे में क्या बचेगा, सो के भाई 2 इंटू 4 इंटू 6 से लेके 2n, ये सारी इवन टर्म हो गई, डिवाइड में n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल और ये x रेस टू n। करेक्ट। अब देखो मैं प्रॉब्लम यहाँ पे ऊपर ले आता हूँ, क्योंकि वहां नीचे देखना आपके लिए शायद डिफिकल्ट होता है, और ना हो तो भी मेरे लिए लिखना तो होता ही है। सो लेट मी ब्रिंग इट ओवर हियर। तो ये तो रखना है क्योंकि मांगा हुआ है, सो आई विल कीप दिस एज इट इज, 1 इंटू 3 इंटू 5 से लेके 2n माइनस 1 इन स्क्वायर में। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो सारे टर्म्स 2 से मल्टीपल है, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 से लेके 2 इंटू n। तो अगर आपने इसमें से 2 कॉमन निकला ऐसा बोलोगे ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि एडिशन में नहीं है कि सिंपली 2 बाहर आएगा, तो कितनी बार 2 बाहर आएगा, 1 2 3 ऐसे करके n टाइम्स। दैट इज वाई यहाँ पे आ जाता है 2 रेस टू n, और ब्रैकेट में होता है 1 2 3 से लेके n, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू x रेस टू n। अब आपको थोड़ा बहुत आंसर क्लियर हो रहा होगा कि हाँ ये हमारा आंसर की तरफ आ रहा है, 2 रेस टू n इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल और x रेस टू n। बस मुझे एक ही स्टेप चाहिए, मेरा प्रॉब्लम खत्म। और स्टेप क्यों, बिकॉज आई हैव टू कट दिस n फैक्टोरियल एंड दैट्स योर आंसर। 1 इंटू 3 इंटू 5 से लेके 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल 2 रेस टू n इंटू x रेस टू n। यहाँ पे आपका ये एग्जाम्पल खत्म होता है। आर यू गेटिंग इट? देखो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आई सजेस्ट कि आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से सॉल्व करना, so that you can be benefited out of it. Am I clear? You can pause the video and note it down. Let's have a look at example number 8. Correct. I know that I skipped 7th one because that kind of problem I'll be solving for you in exercise, so don't worry, आपसे हो जाएगा। 8th one, the second, third and fourth term in the binomial expansion x plus a raised to n are 240. Okay, चलो, तो सेकेंड टर्म बोला है 240, थर्ड टर्म कहा है 720 और फोर्थ टर्म कहा है हमें 1080 रिस्पेक्टिवली इन दिस पर्टिकुलर एक्सपांशन x प्लस a रेज टू n। तो बोला है कि फाइंड करो x कितना है, a कितना है और n कितना है, मतलब सब बेसिकली फाइंड करने उन्होंने बोल दिया है। करेक्ट। अब इसे ना थोड़ा अलग वे में यूटिलाइज करते हैं। चलो पहले t2 के बारे में बात करते हैं। तो इन दिस एक्सपांशन वी हैव t2 एज 240, और अगर t2 की जनरल टर्म हम लिखे तो क्या होगी, nc1, क्योंकि यहाँ पे r प्लस 1 कंसिडर करेंगे, x रेज टू n माइनस 1 और a का पावर 1, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 240। लेट मी कंसिडर इक्वेशन नंबर 1। वैसे t3 क्या होगा, nc2 x रेज टू n माइनस 2 a स्क्वायर, कितना दिया है t3 720, और इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। वैसे t4 बोला है तो nc3 x रेज टू n माइनस 3 a क्यूब, विच इज गिवन 1080, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे हमें हमारा जो टारगेट है वो क्या है, x फाइंड करो, a फाइंड करो, n1, मतलब बाइनोमियल एक्सपांशन जो दिया है उसमें सब अननोन है, वो फाइंड करने के लिए हमें बोला है। करेंगे कैसे,
तो देखो ऐसे प्रॉब्लम में एक नॉर्मल पैटर्न होती है, वो आपको फॉलो करनी है। डिवाइड 2 बाई 1, 2 को 1 से डिवाइड करो, यानी कि NC2 x रेज टू n माइनस 2 a स्क्वायर डिवाइडेड बाई NC1 x रेज टू n माइनस 1 a इज इक्वल्स टू 720 डिवाइड बाई 240। ये सबको आता होगा है ना, ये कट 24 3 एम आई राइट, सीधी सी बात है। चलो फिर भी आगे बात करते हैं। तो ए कट हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर ए बचा है तो नीचे क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा या नीचे। तो पहले तो NC2 और NC1 लिख लेते हैं। देखो NC2 में क्या होगा, ध्यान से वो देखते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड में NC1 यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब x का पावर n माइनस 2 है और यहाँ n माइनस 1 है, अगर हम इसे ऊपर ले जाते हैं तो माइनस n कट हो जाएगा और प्लस 1 होगा, माइनस 1 बचेगा। सो यहाँ पे a और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3। ये n फैक्टोरियल कट डिनोमिनेटर्स वाला चला जाएगा ऊपर, यानी कि n माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे n माइनस 2 फैक्टोरियल और साथ में 2 होगा, वो 2 इधर दे देते हैं। सो ये हो गया 6, करेक्ट। अब हमेशा हमें पता है n माइनस 1 n माइनस 2, तो यहाँ पे बचेगा n माइनस 1 इंटू। तो एक काम करते हैं, इसको सीधे सीधे ऐसा लिख देते हैं कि a बाई एक्स इज इक्वल्स टू 6 अपॉन n माइनस 1, इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि 3 आ चुकी है। फिर वापस से ऐसा करो कि डिवाइड करते हैं, या डिवाइडिंग बोलेंगे, 3 बाई 2। अब 3 को 2 से डिवाइड करो, और जब 3 को 2 से करोगे सेम सिनेरियो मिलेगा। देखो NC3 x रेज टू n माइनस 3 a क्यूब डिवाइडेड बाई NC2 x रेज टू n माइनस 2 a स्क्वायर और 1080 डिवाइड बाई 720, है ना। अगर नहीं आता ना तो 36 के टेबल में दोनों आते हैं, 36 2 एंड 36 3 मतलब ऊपर 3 नीचे 2। पहले यहाँ पे स्क्वायर और एक कट, NC3 यानी कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 इंटू n माइनस 3 इंटू NC2 n फैक्टोरियल 2 और n माइनस 2 x, ये भी सेम ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे भी a बाई एक्स बचेगा, और ये मैंने कहा 3 बाई 2। n फैक्टोरियल कट, n माइनस 2 का n माइनस 3 होगा, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, और यहाँ पे 3 का 2 होगा इंटू n माइनस 3। तो n माइनस 3 का 2 फैक्टोरियल कट इंटू a बाई एक्स विच इज 3 बाई 2। तो a बाई एक्स कितना मिला हमें, यहाँ पे ये 3 ऊपर चला जाएगा, 9 डिवाइड बाई 2 इंटू n माइनस 2, करेक्ट। 9 इंटू 2 इंटू n माइनस 2। अब ये भी a बाई एक्स है, लेट मी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 5, और ये भी a बाई एक्स है। तो एक काम करते हैं, दोनों a बाई एक्स की वैल्यू इक्वेट कर लेते हैं। देखो ये इक्वेशन काम आएगी शायद तक, है ना, देखते हैं किस तरह से यूटिलाइज कर पाते हैं हम लोग। तो आप जब उन्हें इक्वेट करोगे, यानी कि फ्रॉम 4 एंड 5 क्या होगा, 6 अपॉन n माइनस 1 इक्वल्स टू 9 अपॉन n माइनस 2 इंटू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 जा 12 एन माइनस 2 2 जा 4, 6 4 जा 24, 9n माइनस 9, 12 में से 9 गए 3, 24 माइनस 9 15। तो आई एम गेटिंग n इक्वल्स टू 5। अब जैसे n की वैल्यू मिल गई, अब मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि a और x दो अननोन एक साथ में है, करेंगे कैसे, हाउ आर वी सपोज टू गेट कि a और n कैसे मिलेगा। आर यू गेटिंग? देखो n मिलना तो ठीक था, इजी था, मिल गया, लेकिन हमारे पास अवेलेबल क्या है, T2 T3 T4। T2 में है NC2, देखो T2 में क्या है NC2, n कितना मिला 5, चलो लिख लेते हैं 5C2, सॉरी 5C1, x प्लस a है यानी कि x रेज टू कितना हो जाएगा n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 4 और a का पावर 1 यानी a एज इट इज। बट इसमें भी अभी भी देखो T2 की वैल्यू सपोज मैं रख भी दूं विच इज समवट 240, तो भी मेरे प्रॉब्लम में डिफिकल्टी है कि दो अननोन एक साथ में है,
तो करे क्या, तो बिफोर वी अप्लाई दिस कैन वी पुट समथिंग ओवर हियर कि फ्रॉम 4 a by x is equals to 6 upon 5 minus 1 4, यानी कि x या a किसी को भी एक में कन्वर्ट कर लो. सो लेट्स से a इक्वल्स टू 3/2x, a की वैल्यू 3/2x. नाउ t2 में ले लो, क्या हो जाएगा 5c1 x रेज टू 5 minus 1 और a ये है 240, 5c1 यानी 5 x रेज टू 4 इंटू 3/2x है ना, ये 2 इधर जाएगा 480 इंटू, सॉरी नॉट इंटू, 480 और 5 3 जा 15, चलो 5 और 3 रखो, इक्वल्स टू x रेज टू 5. 3 से ये कट होगा डेफिनेटली, 16 3 जा, सो 160 है ना, और 5 से भी ये कट होगा, 5 3 जा 15, 1 बचेगा, 5 2 जा 10. तो मुझे मिला फिलहाल x रेज टू 5 इक्वल्स टू 32, यानी कि x की वैल्यू 2. आप सोचोगे कैसे, तो क्या 32 जो है वो फिफ्थ रूट होता है 2 का, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32. तो x की वैल्यू 2 मिल गई. अब वही x की वैल्यू 2 आप यहां पे रख दो, सो a इक्वल्स टू 3/2 इंटू 2 2 कट और a की वैल्यू 3. ये रहा आंसर नंबर 1 2 एंड 3. Are you getting? So this is how examples are to be approached, correct? And that's where we are going to stop for the day.